आदाब नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप देख रहे हैं लगातार पहलगाम में जो हुआ उसके बाद से देश भर में मुस्लिम्स और कश्मीरीज को लेकर के कुछ ऐसी घटनाएं आई हैं जिसको लेकर के बहुत लोगों को चिंता भी हुई। कुछ संगठनों ने कश्मीरी छात्रों को उत्तराखंड छोड़ देने की धमकी दी, तो कहीं कुछ कश्मीरी छात्रों को पीटा गया, कहीं किसी शॉल वाले को पीट दिया गया, तो कहीं किसी मुसलमान को नौकरी से निकाल दिया गया, कहीं किसी मुसलमान के ठेले तोड़ दिए गए, तो कहीं किसी मुसलमान को बताया गया कि अगर तुम फल बेच रहे हो तो उसमें नाम लिख के भेजो, नाम लिख के बेचो ताकि पता चले कि तुम देश के खिलाफ हो। इस तरीके की तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसा बयान आया है जो कहीं ना कहीं इस जो पूरा कैंपेन चल रहा है उसमें एक उम्मीद की किरण की तरह है और एक जरूर मरहम की तरह जरूर देखा जा रहा है। और मरहम भी उसने लगाया है जिसको सबसे बड़ा जख्म मिला। आपको पता है कि 22 तारीख को पहलगाम में जिन पर्यटकों की मौत हुई उसमें एक थे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी वहां मौजूद थी और विनय नरवाल की वहां पर बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी। वो लोग पहलगाम घूमने गए थे। आपको बताएं कि आज विनय का जन्मदिन है और विनय के जन्मदिन के मौके पर करनाल में एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया जहां पर उनकी पत्नी हिमांशी पहुंची थी। और हिमांशी ने एक ऐसी बात की जिसको लेकर के सोशल मीडिया और मीडिया में बहुत चर्चाएं हो रही हैं। उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो कश्मीरी और मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है या नफरत भरे बयान दिए जा रहे हैं उस पर उन्हें आपत्ति है। उन्होंने कहा कि विनय जहां भी हैं शांति से रहें, हम केवल शांति चाहते हैं। हिमांशी ने कहा कि हिंदू मुसलमान के नाम पर हो रही बयानबाजी करने वालों को समझना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत ना फैलाई जाए। हम नहीं चाहते हैं कि लोग मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ जाएं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम केवल और केवल सभी से शांति की अपील करते हैं। और उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय चाहिए। उन्होंने कहा कि न्याय चाहिए, उनसे उन लोगों को सजा मिले जिन लोगों ने विनय के साथ गलत किया, उन्हें तुरंत सजा मिलनी चाहिए। और उनके पूरे परिवार के लोग वहां ब्लड डोनेट करने गए और तो उनसे पत्रकारों ने भी पूछा कि उनके पति जो हैं वो देश की सेवा के रास्ते पर आगे गए थे, वो भी क्या आगे करेंगी, तो उन्होंने हाँ में अपना सर हिलाया। पहले सुन लेते हैं कि प्रियांशी ने क्या कहा। I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. All of us are going to blood are donated. आपने प्रियांशी को सुना और आपको बताएं उस वक्त जब ये पूरी घटना हुई तो प्रियांशी अपने पति के साथ थी। उनके सामने वो उन्होंने पूरा वाकया देखा जिसने सबकी दिलों को झकझोर कर रख दिया। पूरा देश गमगीन है और विनय जवान थे, ऑफिसर थे, लेकिन बेबस कुछ नहीं कर पाए। उनकी पत्नी लाचार रही, अभी भी वो सदमे में है, लेकिन वो अपने पति की आत्मा की शांति के लिए जो कुछ भी करना चाहती हैं वो कर रही हैं। शायद ये जिम्मेदारी भरे बयान भी आने जरूरी है। बहुत हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत लोग इन बयानों को पसंद नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से धर्म पूछ करके हत्या की गई उसके बाद भी अगर ऐसा कह रही हैं प्रियांशी तो कितनी गलत बात है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन सरकार, एनआईए, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, उसको फ्री हैंड दे दिया गया है। वो जरूर बदला लेंगे, लेकिन देश के मुसलमान जो देश में हैं और वो जो उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने कि हम, उनको भी संविधान में उतना ही हक मिला है जितना कि किसी और को मिला है। उनके खिलाफ सारी चीजें हो रही हैं, उसको लेकर के जरूर एक चिंता करने वाली बात थी जिस पर प्रियांशी ने अपनी बात रखी। इस पूरे मामले में जब नायब सिंह सैनी पहुंचे थे विनय के घर 23 तारीख को अंतिम संस्कार के लिए, तो उनको बहुत गुस्सा और नाराजगी का सामना करना पड़ा था।
विनय की बहन ने कई सवाल पूछे थे। पूछा था कि बताइए कि 1.5 घंटे तक वहां पर कोई पुलिस आर्मी नहीं पहुंची, जिम्मेदार कौन है? तो इस बार बहुत सारे तीखे सवाल जरूर पूछे गए हैं, लेकिन इस बीच जब ये बयान आया है प्रियांशी का, तो इसकी चर्चा काफी हो रही है। आपको याद हो कि अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में एक विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग, विधायक पहुंचे और उन्होंने एक सुर में इस आतंकी हमले की निंदा की थी। एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था कि कश्मीरियों को देश भर में हमले ना हो, और ना ही कोई मुस्लिम है तो इसलिए उसको उसके खिलाफ ऐसी टिप्पणियां की जाएं जो कि देश की आत्मा, संविधान को चोट पहुंचाने वाली हो। और इस पूरे मामले में लोग अपने अपने तरह की बातें कर रहे हैं, सब अपनी राजनीतिक रोटियां, या जिनको आगे राजनीति करनी है उस हिसाब से अपनी बातें कह के भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भावनाओं को नहीं भड़कने देना है। हमें संयम से काम लेना है, हमें एकजुट रहना है। जब विपक्षी दल को भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि आप हमारा साथ नहीं दे रहा है, आपने गायब करके पोस्टर निकाल दिया, तो जब वहां पर आप राजनीतिक तौर पर एकीकरण की बात करते हैं तो सामाजिक तौर पर भी तो एकता, एक रहना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कश्मीर में ये जो आतंकी हमला हुआ, उसमें मंशा क्या थी उन आतंकियों की? पहली मंशा दहशत फैलाना, दूसरी मंशा कश्मीरियों को तोड़ना, उनके अर्थव्यवस्था तोड़ना, उनके पेट पर लात मारना, तीसरी देश को हिंदू मुसलमान में बांटना। यही वजह है कि उन्होंने धर्म पूछ करके गोली मारी और महिलाओं को छोड़ दिया और कहा कि बताना है जाकर के कि कैसे धर्म पूछ करके गोली मारी। इस तरीके की कहानियां वो आतंकी चाहते हैं कि इस तरीके की बातें उन्हें अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना है। अंत में जाते जाते उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा था वो भी आपको सुनवाए जाते हैं कि ये सुनना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ दिन पहले योगेंद्र यादव ने भी कुछ बातें हमसे कही थी कि इस पूरे आतंकी हमले के बाद हमें कैसे अपना कंडक्ट रखना है, वो भी सुनिए। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड हुकूमत की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा। अब मैं किस मुंह से इस पहलगाम के वाकये को इस्तेमाल करके मरकज से कहूंगा ना अब मुझे स्टेटहुड दो? मैं क्या, मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? मुझे क्या इन 26 लोगों के मरने की इतनी कम कदर है कि मैं अब मरकज से जाके कहूंगा ना चलो 26 लोग मर गए, अब मुझे स्टेटहुड दे दो? स्टेटहुड की बात हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे, लेकिन लानत हो मुझ पे अगर मैं आज ये कह के मरकज के पास जाऊं कि ना अब 26 मर गए, अब दे दो। देने की बात हम करेंगे, लेकिन इस मौके पे नहीं। इस मौके पे ना कोई सियासत, ना कोई बिजनेस रूल्स, ना कोई स्टेटहुड, ना कुछ और। एक ही चीज ना, इस हमले की कड़ी निंदा और उन 26 लोगों के साथ दिल की गहराइयों से हमदर्दी और ताज़ीम, और कुछ नहीं। ना आज नहीं, केवल हम किसी और मौके पर थपथपाएंगे, आज नहीं। तो स्पीकर साहब, मैं अपनी बात को इसी चीज पे खत्म करते हुए इस हाउस के तमाम मेंबरों से गुजारिश करूंगा कि जो रेजोल्यूशन डिप्टी सीएम साहब के तरफ से हाउस के सामने पेश की गई है, आप इसको सामने रखें और मैं उम्मीद करूंगा कि यूनानिमसली इसको पास करके हम मुल्क के सामने रखें। बहुत शुक्रिया सौरभ भाई। पहली प्रतिक्रिया तो किसी भी इंसान की, मैं सिर्फ भारतीय नहीं कहूँगा, किसी भी इंसान की होनी चाहिए। इतनी हृदय विदारक घटना है। कहानियां पढ़ रहे हैं हम उन 26 की, किसी की 1 महीना पहले शादी हुई है, कोई हनीमून के लिए वहाँ आए हैं, और जैसा हो जाए, पहली प्रतिक्रिया किसी भी इंसान की होती है कि अच्छा उसकी जगह मैं हो सकता था, अगर ऐसा होता तो मुझे कैसा महसूस होता, मेरे परिवार को कैसा महसूस होता। तो उसका जो एक पीड़ा है वो एक पहली प्रतिक्रिया किसी भी व्यक्ति की होगी।
दूसरी जाहिर है इससे गुस्सा भी आता है, किसे गुस्सा नहीं आएगा, किसे खून नहीं खौलेगा, बेगुनाह लोगों को पकड़ के आप मार देते हैं और ये भी उनका धर्म पूछते हैं और मतलब किस तरह की वाहियात हरकतें हैं ये, एक एक इंसान से धर्म पूछ पूछ के मारा जा रहा है। गुस्सा आना स्वाभाविक है और गुस्से का और एक पाकिस्तान के प्रति गुस्से का मोड़ लेना भी स्वाभाविक है, समझ आता है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं इस घटना के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अब ये ऑफिशियली प्रूफ हो ना हो, ऐसी चीज़ों का कोई लीगल प्रूफ तो होता नहीं है, लेकिन ये निश्चित ही इससे पहले जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में घटना हुई थी, ट्रेन का जहां अपहरण किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत को ऑफिशियली जिम्मेवार ठहराया था उसके लिए और इशारा किया था कि हम भी कुछ करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मुनीर का जो बिल्कुल उत्तेजक भाषण था, बिल्कुल वाहियात, कोई जरूरत नहीं थी, सेनाध्यक्षों को ऐसे भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है, उससे भी इशारा मिलता था। तो उस सब के बाद इस घटना का होना सीधे सीधे पाकिस्तान से तार जुड़े हुए दिखाता है, तो उसके प्रति गुस्सा और वो समझा जा सकता है। जो सवाल मैंने अपने लेख में पूछा है वो सवाल ये है कि जब ऐसी एक मनस्थिति हो, भावुक, क्षुब्ध, क्रुद्ध, ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? और मुझे कई बार महसूस होता है कि जाने में अनजाने में हम एग्जैक्टली वही कर बैठते हैं जो कि आतंकवादी हमसे करवाना चाहते हैं। याद रखिए कि इस दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया है, आतंकवादियों को पता है कि जैसे ही वो कुछ करेंगे इसकी वीडियो रिलीज होंगी, वो चाहते हैं कि इसकी वीडियो रिलीज हो। उन्हें पता है कि ये होते ही ये खबरें पूरे देश में जाएंगी कि अच्छा, लोगों से कलमा पढ़वाया गया, पूछा गया तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। वो चाहते हैं कि ये खबरें पूरे देश में जाएं ताकि उनके मंसूबे, तो उनका मंसूबा क्या था? आतंकवादी जानते थे कि ये घटना होगी, वो जानते थे कि इससे गुस्से का एक उबाल आएगा, वो जानते थे कि गुस्से के उबाल में किसके प्रति गुस्सा होगा, वो सब कुछ जानते थे। तो आतंकवादी के मन में डिजाइन रहा होगा। हमारी सफलता इस बात में है कि हम आतंकवादियों के उस डिजाइन, उनके मंसूबे को कैसे विफल करें, बजाय इसके कि हम गुस्से में, उबाल में, उफान में एग्जैक्टली वो चीजें करें जो हमसे वो करवाना चाहते हैं।